बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाज़िया ख़ान और अपने शो क्लासिक टॉक विद नाज़िया ख़ान के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और ख़ान साहब की फ़ाइनल कॉल के लिए, और उस हवाले से ही मैं लोगों से मिल रही हूँ। और ख़ान साहब की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल और उसके बाद 26 नवंबर को जो ज़ुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखी गई, जो अवाम निकली हर तरफ से पाकिस्तान से, और उन्होंने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए, और फिर किस तरह से उन पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये तो, इस पे अफ़सोस और दुःख तो है, पर उससे बढ़ के दुःख और अफ़सोस होता है जब कहा जा रहा है कि उस दिन तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लाशों की सियासत की जा रही है, लाशें गिरी ही नहीं, जबकि ऐनी शाहिदीन हैं। और ऐसे ही इस वक़्त मेरे साथ आज के बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। वो उस मौके पे मौजूद थे, लेकिन उससे पहले उनका इंट्रोडक्शन, आप सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, और अगर आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो करते हैं तो मैंने उनकी बहुत सी पोएट्री पढ़ती हूँ। और बड़ा उन्होंने ज़ुल्म और फ़साइयत के दौर में कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले, ज़ुबान दराज़ों को मशवरा है, कोई ना बोले। और वो बड़ा बोले, हक के साथ खड़े रहे, हक की आवाज़ बने रहे। और फिर उन्होंने ही कहा, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। इसे कहा था बस उतना देखे, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस बस उतना उतना देखो। देखो। ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे इसे उठा लो। और फिर क्या हुआ, उन्हें उठा लिया गया। मगर उनकी आवाज फिर भी लोगों तक पहुंचती रही, और उन्होंने हक का साथ नहीं छोड़ा और अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके पास वो ना पीटीआई के कोई उस तरह से वर्कर नहीं रहे, कोई सेनेटर नहीं रहे लेकिन वो पीटीआई के साथ जुड़े रहे, हक के साथ जुड़े रहे। और वो 26 नवंबर को उस जगह मौजूद थे, डी चौक में मौजूद थे, इस इनकलाब का हिस्सा थे। तो सोचा कि मैं लाहौर आई हूँ और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है उनसे बात करना। तो चलें, लेट्स वेलकम अहमद फराज साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी जी। नाज़िया, कैसे वालेकुम मिजाज हैं? अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि फाइनल कॉल के हवाले से अगर शुरू किया जाए, तो ये आपको लगता है जो खान साहब की कॉल थी, ये कामयाब रही या नाकाम रही, या ये क्या कॉल रही? 100% कामयाब है, और 100% इन द सेंस कि कॉल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ये वेकअप कॉल थी बेसिकली। ये बेदारी की कॉल थी, ये खड़े होने की कॉल थी, ये अपने हुकूक को पहचानने की कॉल थी, ये मज़ाहमत दिखाने की कॉल थी, ये घर से निकलने की कॉल थी। ये बताने की कॉल थी कि हम लोग अब मैंडेट की चोरी को नहीं मानेंगे, हम लोग अब आइन पर जो है वो शब खून नहीं मानेंगे, हम लोग जो है वो मावराए अदालत और मावराए कानून किसी किस्म की बर्बरियत और फिस्तायत के आगे सर नहीं झुकाएँगे। तो लोगों ने वो सारा कुछ करके दिखाया कि जो एक वेकअप कॉल के अंदर हो सकता है। अब उसका नतीजा जो निकला, वो नतीजा जो है एक इवोल्यूशनल प्रोसेस है, एक इर्तिकाई अमल है, एंड इट विल टेक ईयर्स कि हम देखेंगे कि इसके फ्रूट्स सामने आएँगे, और इसके फ्रूट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये इंशाल्लाह ट्रांसफ़ॉर्म होगी, ट्रांसलेट होगी किसी मंतकी और हतमी फ़तह के अंदर। और ये जो है ना, ये भर जाएँगे जब ज़ख्म तो आऊँगा दोबारा, मैं हार गया जंग मगर दिल नहीं हारा। अरे वाह! तो लोग दिल नहीं हारे, लोग इस फ़ेज़ के अंदर एक पड़ाव पर जाकर थोड़ा ठहरे हैं। हुँ, वेकअप कॉल जो है, वो शऊरी कॉल है, और जब तक शऊर बेदार है, लोग फ़िक्री सतह पर बेदार हैं, जब तक लोग नज़रियाती सतह पर बेदार हैं, जब तक लोग अपने हुकूक के बारे में जो है मुतफ़क्किर हैं, तब तक ये वेकअप कॉल ज़िंदा है, ये मुसलसल जो है वो गूंजती रहेगी। और जो कुछ 26 को हुआ, ये एक और जो है वो कील है फिस्तायत के ताबूत में, इस रजीम की बर्बरियत के ताबूत में, इस निज़ाम के ताबूत में एक और कील है, और ये प्रोसेस का हिस्सा है इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने एक बात सही की कि जब कि ये तहरीक, ये फाइनल कॉल, ये मूवमेंट बड़ी कामयाब है, क्योंकि जिससे पूरा मुल्क को बंद कर दिया जाए, खौफ का ये जी। आलम हो कि रास्ते बंद कर दिया जाए, अवाम को निकलने ना दिया जाए। तो खुद सोच लें कि उनको किस चीज़ का डर था, और इस सारी बंदिशों के बावजूद वहाँ पर लोग पहुँचे। अच्छा, बिल्कुल मुझे यहाँ पहुँचे। पहले ये बताइए कि आपका पीटीआई से एज़ सच कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप कभी इसके कोई बेनिफिशियरी रहे हैं। तो आप फिर कैसे जुड़े, कब जुड़े पीटीआई के साथ, देखिए, या मेरा पीटीआई से ताल्लुक़ है।
मेरा पीटीआई के साथ उसूल का ताल्लुक है, मेरा पीटीआई के साथ नज़रियाती ताल्लुक है, मेरा पीटीआई के साथ इस वक्त आइन के दिफा का ताल्लुक है, मेरा पीटीआई के साथ इस वक्त जो है वो आइन के लिए खड़े होने का ताल्लुक है, मेरा पीटीआई के साथ मैंडेट की चोरी पर जो है वो आवाज़ एहतजाज बुलंद करने का ताल्लुक है, मेरा पीटीआई के साथ इस वक्त जो है वो तारीख की दुरुस्त सम पर खड़े होने का ताल्लुक है। तो मेरे तो पीटीआई के साथ बहुत सारे ताल्लुक और निकल इससे आए। स्ट्रॉन्ग ताल्लुक कोई नहीं हो हो सकता। सकता। तो बिल्कुल आपने ये सही कहा। प्रिंसिपल स्टैंस है जिस पे मैं और पीटीआई इस वक्त एक ही, या पीटीआई के लाखों करोड़ों जो कारकुनान हैं वो एक ही सफ में खड़े हैं। तो हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब ताल्लुक होने के लिए कोई आपके पास ओहदा होना, कोई किसी किस्म का बेनिफिशियरी होना, या किसी किस्म का आपके पास कभी जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट होना, ये ज़रूरी नहीं है। हमारा टिकट हमारा उसूल है। तो क्या इसलिए बात हम है! पीटीआई के साथ खड़े हैं, और ज़बरदस्त। इंशाल्लाह जब तक पीटीआई इस उसूल पर खड़ी है, हम पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है! अच्छा, 26 नवंबर जिसकी बात करते हुए मैं हमेशा बड़ी अफ़सरदा हो जाती हूँ। उस दिन वहाँ पर जो कुछ हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे और आपने अपने आँखों के सामने लाशें गिरती देखी, हॉस्पिटल तक आप गए। वो सारा आप अपनी जी। ज़ुबानी बताएँ कि क्या हुआ और किस टाइम से ये सिलसिला शुरू हुआ? नाज़िया, 2 अलमिये हैं 26 के। पहला अलमिया ये है कि कत्ले-आम हुआ। दूसरा अलमिया ये है कि वो कत्ले-आम उस तरह से उस सतह पर नोटिस में नहीं आ सका या लाया जा सका जिस तरह से लाया जाना चाहिए था, या जिस तरह से आना चाहिए था। ये 2 अच्छा। अलमिये उस दिन के हुँ, हैं। हुँ। 26 नवंबर की जो कहानी है वो 25 नवंबर की रात से शुरू हुई थी, जब 26 नंबर लोग पहुँचे थे। जब हुँ, काफ़िले हुँ। 26 नंबर पहुँचे थे, बुनियादी काफ़िले और बाकी काफ़िले। और वहाँ एक बदतरीन शेलिंग और फायरिंग और एक बदतरीन जो है ना वो जबर का एक जो है वो एक सिलसिला वहाँ रवा रखा गया। उसमें जो कम से कम पीटीआई के 3 कारकुनान की डेथ हुई थी। एक हुँ। को 25 की रात आप कह रहे 25 हैं? की 26 की रात को, यानी कि रात जो थी 26 की रात को, जब जी। काफ़िले 26 नंबर पहुँचे थे। उस वक़्त कम से कम भी 3 कारकुनान की डेथ हुई थी। एक फायरिंग से हुई थी, एक को पुल से नीचे गिराया गया था, और एक जो है कारकुन जो है वो गाड़ी के नीचे आया था। तो 3 लोग उस दिन डेथ हुई थी। मुझे नहीं पता कि अभी पीटीआई का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये चीज़ें कैसे हैं, उन्होंने इसके बारे में कैसे डाटा इकट्ठा किया। फिर वो काफ़िले जब आगे बढ़े तो जी13 के ऊपर, इशारे के ऊपर उनकी जो वो आमना-सामना हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस से, और शदीद शेलिंग और फायरिंग और रबड़ बुलेट्स, ये वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जी9 में ये हुआ, फिर उसके बाद वो जो कराची पेशावर मोड़ है वहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद जो है वो ज़ीरो पॉइंट हुआ, ज़ीरो पॉइंट के बाद सेंटोरस के पास फायरिंग हुई, वहाँ पर एक जो कारकुन जो है वो उसकी जो है वो जाँ बहक हुआ। और उसके बाद जो है जब ये लोग सारे को ढाई 3 बजे के नज़दीक, चूँकि लोग पहुँच गए थे, उन्होंने एक दफ़ा फ़तह कर लिया था डी चौक, जी। तो लोग बातचीत कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, या लोग एक थोड़ा जुलूस की रिलैक्स हो शक्ल गए में थे कि रिलैक्स हो रहे हमारा थे। एक सब लोग पहुँच गए उस जगह तो पे जो तकरीबन समझ लीजिए कि 1-2 बजे के बाद एक-एक करके स्नाइपर ने लोगों को मारना शुरू किया। अच्छा। और स्नाइपर ने जब लोगों को हिट करना शुरू किया, तो वो ऐसे स्नाइपर लोगों को मारता था कि जैसे अभी इस मकाम पर मारा तो फिर 100 मीटर दूर एक और को मार दिया, 200 मीटर दूर दूसरे को मार दिया। हुँ। तो जब लोग गिरते थे तो चंद लोग ही उनको उठाकर भागते और थे। ये किस टाइम की बात है? आई एम सॉरी? ये दिन की कोई 1 डेढ़ 2 बजे की बात है। अच्छा, तो ये हाँ। सिलसिला उस ऑपरेशन से पहले शुरू हो गया ऑपरेशन था। तो रात को हुआ ना। जी। ऑपरेशन एग्ज़ैक्ट जो टाइम था ऑपरेशन का, वो रात 8:30 और 9 बजे के दरमियान था। अच्छा। जो ग्रैंड ऑपरेशन हुँ। शुरू हुआ वो रात 8:30 बजे और 9 बजे के दरमियान था, जब लाइट्स वगैरह ऑफ हुई। अच्छा, लोग निकलते रहे, मेरे सामने एक लड़के को गोली लगी उसकी बैक पे, मैं उस लड़के को जब पॉलीक्लिनिक लेकर गए तो मैं उस लड़के के पीछे पॉलीक्लिनिक पहुँचा। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ सिर्फ़ एक वही लड़का नहीं है, हुँ। बल्कि और बहुत सारे ज़ख्मी लाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि स्नाइपर मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों को मार रहा था, जी। और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग जो है, ब्लू एरिया चूँकि एक बड़ा कई किलोमीटर पर फैला हुआ एक इलाका है, तो लोग मुख्तलिफ़ जगहों से जो है, वो ज़ख्मियों को ला रहे थे। हुँ, हुँ। तो मैंने वहाँ से वीडियोज़ बनाई, और वो मेरी वीडियोज़ ज़ाहिर है बड़ी वायरल हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने मेरी वीडियोज़ उठाई। फिर मैं को 30-40 मिनट का सफ़र करके मैं एक जगह पहुँचा, कई किलोमीटर्स मैंने बाइक पे सफ़र किया, वहाँ जाकर मैंने नेट फैसिलिटी जो है हुँ, हुँ। वो की, चूँकि वो नेट फैसिलिटी वाज़ सस्पेंडेड राइट। इन हुँ, एंड हुँ। अराउंड द ब्लू एरिया। तो मैंने वहाँ से जाके उसको अपलोड किया। वो मेरी टाइमिंग्स आप ज़रा वहाँ पर जाकर देख लें, यू जी। विल कम टू नो कि वो क्या हुआ। उसके बाद भी जो हुआ इक्का-दुक्का वाक़यात थोड़े-थोड़े होते रहे, कहीं न कहीं फायरिंग के, गोली के, इस तो तरह उस वक़्त के। क्या लोगों में खौफ नहीं, बिल्कुल नहीं था। था एक एक आदमी अगर गिरता था तो 7-8 लोग उसको लेके भागते थे, बाकी लोग लाखों, हज़ारों लोग जो थे, उसी तरफ से वो अपनी जगह पर जगह थे, पे उसी थे? तरह खड़े हुँ, रहते हुँ। थे, डिस्पर्स लोग नहीं हुए। हुँ, हुँ। लोग डिस्पर्स हुए रात जब 8:30-9 बजे के दरमियान, लोग खाना खा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ म्यूज़िक के हुँ। ऊपर डांस कर रहे थे, कुछ अली अमीन गंडापुर से लड़ रहे थे कि वो लाया मलदे आगे जाने का, हुँ। दोबारा डी चौक जाने की, इस तरह की बातें हो रही थी, एंड आई वाज़ जस्ट
right in the middle of that protest. तो उस वक्त जो है अचानक वो बिजली जो है वो उन्होंने कट ऑफ की और उसके बाद उन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया इन फ्रंट ऑफ माई आइज एंड आई वाज देयर एंड आई विटनेस्ड एवरीथिंग। तो फिर ज़ाहिर अंधेरा और फिर फायरिंग, फिर उसके बाद चीखो शेलिंग, पुकार फिर और चीखो पुकार, उसके बाद तो एक पूरी कहानी है। मैं खुद चूँकि शेलिंग की ज़द में आया, मुझे कुछ लोग उठाकर 2 लोग मुझे कहीं पकड़ के ले गए बेचारे, उन्होंने मुझे जाकर पॉलीक्लिनिक के पास छोड़ा। फिर मैंने पॉलीक्लिनिक के अंदर गया, कुछ 40-50 मिनट या 1 घंटा मैंने वहाँ पर रिफ्यूज लिया और उसके बाद वहाँ से मैं निकलने में कामयाब हुआ। तो उस दौरान बाहर मुसलसल फायरिंग थी, अंधेरा था और जो लोग भागते थे उनको चारों अतराफ में जो रेंजर्स के या सिक्योरिटी फोर्सेस के या पुलिस के लोग थे उनको साथ अरेस्ट भी कर रहे थे। ये सारी उस रात की कहानी है। और उससे पहले उन्होंने हॉस्पिटल्स का कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। उससे पहले उनकी पूरी तैयारी थी कि ये मीडिया ब्लैकआउट भी करना है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कट करनी है और उस पूरे इलाके में कोई भी चीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं होने देनी। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग, दिन को स्नाइपर से लोगों को मारे लोगों थे को मारा इक्का-दुक्का। गया। दिन को इक्का-दुक्का स्नाइपर से मारे थे और रात को क्या किया कि ग्रैंड ऑपरेशन किया और उसमें जिसको आप वो एक बड़ा ब्लडशेड था, बड़ा मैसेकर था और तो कत्लेआम। मीडिया उस वक्त फिर वहाँ नहीं था? मीडिया तो को दिन को भी नहीं था। अच्छा, मीडिया कुछ तो लोग तो रिपोर्ट करते हैं कि हम लोग वहाँ पर थे लेकिन मीडिया नहीं था। नहीं, मीडिया उस तरह से नहीं। देखिए मीडिया तो पाकिस्तानी मीडिया तो टोटली कंट्रोल्ड है ना। अगर किसी ने इंडिविजुअली भी कोई बनाई भी हैं तो चीज़ें वो की भी होंगी तो ज़ाहिर सामने है नहीं लाने दी गई नोबडी उस तरह वाज़ से, रेडी टू शो राइट। इट और एयर इट, और ज़ाहिर है वो कितने नहीं कर देर सकते। का ऑपरेशन था ये सारा फायरिंग का मुझे लगता सिलसिला? ये है कि ये ऑपरेशन कम से कम भी 3 घंटे का था। 3 घंटे? कम से कम भी, यानी कि ये क्या रहा 12-1 बजे तक ये ऑपरेशन जारी रहा होगा। उसके बाद इन्होंने पहले तो इन्होंने वो एक समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल क्लींजिंग की और उसके बाद इन्होंने ये काम किया कि वहाँ पर इलाका साफ़ करने की एक पूरी पहले से तैयार थी। उन्होंने हज़ारों लोग पहले से तैयार रखे हुए थे सीडीए के, उनको बुलाया, गाड़ियाँ लाई, जो गाड़ियाँ तोड़ी थी उनको रातों-रात वहाँ से गायब किया। फिर वहाँ से इन्होंने खून-वून जो था हुआ का वो सारा मामला, वो तबाही के आसार वो साफ़ किए। चूँकि मैं जब सुबह 10-11 बजे दोबारा पहुँचा भेस बदल के ब्लू एरिया, तो उस वक़्त भी वहाँ पर सफाई के लोग सफाई कर रहे थे। वो गाड़ियाँ उठाई जा चुकी थीं और उसके बाद ये दिखाया जा रहा था जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जला हुआ कंटेनर पहला वहाँ मौजूद था, जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी बात की इसके बारे में। मैं आई एम स्पीचलेस कि ये मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और लोगों का जो एक कानूनी आईनी हक होता है और उन्होंने जब देखा कि ये तो मूवमेंट बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक। हाँ, बुनियादी हकूक की वो है, लेकिन आपने देखा कि दुनिया भर में जितनी भी तंजीमें हैं यही इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, उस तरह से आपको लगता है कि आवाज़ उठाई गई है? नहीं उठाई गई, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं कि पीटीआई का मुकदमा नहीं लड़ा गया। पीटीआई की क़यादत ना तो उस वक़्त आकर लोगों को लीड कर सकी, ना उनके पास कोई लाएअमल था, ना उनको पहले से अंदाज़ा था कि ये कुछ होगा। अगर अंदाज़ा था भी तो कारकुनान को नहीं बताया। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि चलो ये हो गया, आप आए या नहीं आए, अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेट, बात ये है कि आपने इस मुकदमे को लड़ा कितना, आपने इस पर ह्यू एंड क्राई कितना किया, आपने इसको कितना लोगों के नोटिस में लाया, आपने इसको कितना हाईलाइट किया, आपने इसको कितना उठाया आलमी सतह पर या मुल्की सतह पर, उसमें आप टोटली फेल हुए। टोटली फेल हुए। यानी कि 12 लोगों की लाशें तो आपको कंफर्म हो गई थी ना, 12 लोग तो मरे, बिल्कुल। वो तो उसको नो वन उसमें तो कैन कोई डिनाई। एग्ज़ैक्टली वो तो लेकिन इस वक्त भी सैकड़ों लोग जो ज़ाहिर है दे आर मिसिंग, तो वो किस लिस्ट में, क्या वो मिसिंग हैं, क्या वो अरेस्टेड हैं या वो कत्ल हो गए हैं या वो ज़ख्मी हैं? क्योंकि हॉस्पिटल से ज़ख्मियों को गायब करने का या डेड बॉडीज़ गायब करने की भी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट्स की हैं आपके देखी हैं सामने। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तो फियर्स आर यानी कि हाय कि वो लोग किधर गए, ज़ख्मी किधर गए, वो ज़िंदा रहे, नहीं रहे, या जो लोग मिसिंग है क्या वो ज़िंदा हैं, वो ज़ख्मियों में हैं या वो मर गए या उनको उठा लिया गया या छुपा दिया गया, व्हाटएवर। तो बहुत सारे फियर्स हैं और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें सामने आएंगी और ये तो अगर आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगता है कि पीटीआई लीडरशिप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाती तो इस चीज़ से तो क्या वजह है they या couldn't play well, I tell you, and they couldn't defend it or they couldn't propagate it. और जिस तरह से द वे इनको ये करना चाहिए था, इस मामले को उठाना चाहिए था, इसको रेज़ करना चाहिए था और जिस तरह से इनको इसको जो है ना वो लोगों के नोटिस में लाना चाहिए था, दे आर फेल्ड। वैसा नहीं हो सका बिल्कुल। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन थी? डॉक्टर्स आपको लगा कि वो
शुरू में तो जो बात कर रहे थे। डॉक्टर्स तो ज़ाहिर है वो उनको इतनी पॉलीक्लिनिक ने कभी इस तरह लाश ही नहीं देखी होंगी, ज़ख्मी नहीं देखे होंगे, चेस्ट से नीचे गोलियां लगी हुई हैं, राइट। लोगों के पेट फटे हुए हैं और उनकी आंतें बाहर पड़ी हुई हैं, लोगों को जो है ना बैक पे गोलियां लगी हुई हैं, टांगों पे गोलियां लगी हुई हैं, यानी कि बिलो द चेस्ट बहुत सारे वहाँ पे फायरिंग के केसेस थे। तो ज़ाहिर है ये भी एक एक क्राइसिस का बिल्कुल। वो, तो इस क्राइसिस को वो समझ नहीं सके। मेरी वीडियोस में आप देखें वो बेचारे वो भी हक्का-बक्का थे ये क्या हो रहा है। बाद में ज़ाहिर है उनको आकर मैनेज करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया ने किया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने किया, उसको बीबीसी ने किया, डीडब्ल्यू ने किया, कई इदारों ने उसको किया, जी। उसको उसको कवर किया। तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स के अंदर तो मैंने खुद खून दिखाया है, मैंने ज़ख्मियों को लाते हुए दिखाया है, मैंने ज़ख्मियों को एक ज़ख्मी दिखाया जो अनीस सत्ती है, वो मेरी बिल्कुल आँखों के सामने उसकी डेथ हुई। उसको सबसे पहले उसकी वीडियो मैंने दिखाई थी अनीस सत्ती की। तो अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएँ तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट मैसेकर कि वो कैसे हुआ, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत-हाल थी। बाद में तो उन्होंने हॉस्पिटल्स भी ज़रा कवर किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुडन्ट कवर पिम्स, लेकिन उन्होंने पिम्स और हाँ, पिम्स में तो पॉलीक्लिनिक उनका जो पूरा नज़दीक लगते एक थे वो और कल्सुम हॉस्पिटल ये रोल सारे था। कवर किए हुए थे। जी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक कवर किए हुए थे। मुझे भी लगता है जब इतना क्लियर एविडेंस हो, वीडियोस सामने हैं, तो ये मामला तो आलमी सतह पे कहीं आगे जाना जाना चाहिए और चाहिए था क्योंकि इंशाल्लाह आई आई होप कि इसको इंशाल्लाह नोटिस में लाया जाएगा, इसको आलमी बरादरी के सामने इसको जिस तरह मसले को उठाया जाना चाहिए, इंशाल्लाह इसको उठाया जाएगा और ज़ाहिर है पीटीआई लीडरशिप और पीटीआई के जो हमदर्द पूरी दुनिया में हैं, इंशाल्लाह दे आई आई होप कि दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे विल वर्क ऑन इट जी। इंशाल्लाह। और ये सवाल मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं पूछती हूँ, आपका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूँगी, पंजाब उस तरह से नहीं निकला। पंजाब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं निकला, मरने वालों में भी ज़रा पंजाब के लोग मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है, सबसे बुनियादी बात ये है कि पंजाब की लीडरशिप के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, तो आप अपने शहरों को जैम कर सकते थे। आप अपने शहरों के अंदर एक इंसर्जेंसी, नॉट इंसर्जेंसी, लेकिन आप कम से कम एक एजिटेशन क्रिएट कर सकते थे। थोड़ी-सी हरकत पैदा कर सकते थे, थोड़ी-सी हरारत पैदा कर सकते थे। उसमें ये टोटली फेल्ड हुए। और जब ओवरऑल पूरी क़यादत के मामलात ऐसे हैं कि वो इस इम्तिहान में नाकाम है, तो पंजाब की क़यादत की क्या बात करनी, वो तो पहले भी बेचारे ना 3 में थे ना 13 में। मैं तो उनको कंसिडर ही नहीं करता कि वो कहीं किसी जगह पर, ना कोई उम्मीद थी कि वो रोल प्ले कर सकते हैं या वो कुछ करेंगे या लोग निकालेंगे। लेकिन पंजाब से इंडिविजुअली काफ़ी लोग हैं। इंडिविजुअली आई मेट टू मैनी पीपल एंड दे वर फ्रॉम पंजाब, तो लोग पंजाब से तो मतलब पंजाब। अवाम निकली है, हर तरफ से हाँ, निकली है, साउथ पंजाब उस से तरह से निकली है। देखिए ना, अवाम जिसको निकलना कहते हैं ना सही, हुँ, वो लीडरशिप के साथ होता है, प्लानिंग होती है। इस यूनियन काउंसिल से 200 बंदे हुँ, निकलेंगे, इससे 400 निकलेंगे, उससे 300 निकलेंगे। अच्छा भाई पुलिस आ गई तो हमने ये करना है। एक अच्छा भाई स्ट्रैटेजी रास्ता बनाई खुला, जाती है क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी पता था होती है। कि ये कुछ आसान नहीं होगा, ऑफ हाँ, कोर्स ये एक हम इन्कलाब पंजाब की में तरफ जा ऑपरेशन भी रहे बहुत थे। ज़्यादा है ना, पंजाब इज़ अंडर फाशिज़्म। हुँ, पंजाब में ज़ुल्म भी बहुत है, ज़्यादती भी बहुत है, रुकावटें भी बहुत सारी हैं। पंजाब को कवर भी बहुत किया गया, पंजाब को कॉर्डन ऑफ भी बहुत किया गया है। तो उसके मुकाबले जी, में बिल्कुल, मैं यहाँ हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि पंजाब निकला था, 9 मई को पंजाब निकला था, लेकिन पंजाब उसके बाद जो उन पे ज़ुल्म हाँ, हुआ, जब मैं लोगों से बातें करती हूँ ना, वो जो मुझे उसके बाद वो कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरह से हमारी फैमिलीज़ को, बच्चों को, औरतों को, यस, जो कि यस। कभी भी तारीख़ में ये नहीं सुना जाता था कि बुज़ुर्गों से और औरतों के साथ जो हुँ। सलूक किया गया है, वो इतने एक उनमें खौफ़ का एक अंसर है। तो वही ना पंजाब को बिल्कुल ये भी नहीं कहना चाहिए, सवाल मैं ज़रूर पूछती हूँ, पर जब मैं लोगों के जवाब सुनती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, तो उनकी बातें सुन के मेरा भी बड़ा दिल दुखता है कि उनके साथ जो किया गया वो भी फिर और लेकिन इंशाल्लाह पंजाब, पास्ट में देखिए हुआ पंजाब था। तो 8 फरवरी को निकला था ना। 8 फरवरी को तो उन्होंने उम, अपने वोट को हथियार के तौर पे यूज़ किया तो था। इंशाल्लाह पंजाब पंजाब बेदार है, पंजाब निकलेगा और पंजाब वोट की ताकत से इस तैयद का मुकाबला करेगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। शायरी आपकी ऐसी है जो आई थिंक के मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ और भी बहुत फ़ैन है, तो थोड़ा-सा कुछ हो जाए और ये बताइए आपने शायरी कब शुरू की? अगर शायर तो देखिए ये अब और तरह का सवाल आपने किया। श मैंने भी एक जो है ना वो ये जो जाते-जाते क्रि सीधा ने एकदम से राइट टर्न मारा है। ये जो क्रिएटिव तो प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है ये इसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि शायर जो है ना वो अपनी माँ के पेट से शायर पैदा होता है। हुँ, आर्टिस्ट कोई भी होता है वो बॉर्न होता है हमेशा, ही इज़ ऑलवेज़ बॉर्न। तो उसको ग्रेजुअली जाकर पता चलता है कि या जैसे समझ लीजिए एक जो सेब का एक दरख्त है, हुँ, तो वो उस पर जब सेब नहीं आता, हुँ, एक ख़ास वक़्त में जाकर आता है ना, तो उससे पहले क्या वो सेब नहीं होता? वो हुँ, सेब ही होता है, हुँ। फल आने से पहले भी। तो उस शायर भी बनने जब के मरहले में में होता है होता तो। है, उस एक इर्तिकाई हुँ, मरहले के प्रोसेस के अंदर।
तो मैं कुछ 6ठी 7वीं में था, तो जब थोड़ा बहुत हमने लिखना विखना शुरू किया इस तरह करके, मैट्रिक में पहुँचे थोड़े उभर के सामने आए। कॉलेज में पहुँचे तो वो होनहार बुरवा के ज़्यादा पात सामने आए, और फिर यूनिवर्सिटी, फिर मामलात आगे सारे तारीख आपके सामने है सारी चीज़। मेरा ख्याल है अगर आप वो सुना दें कि उसे उठा लो, उसके बाद अल्लाह खैर ही करे। उसके बाद बस आप मुझे शो से उठा दीजिए। नहीं, उसके बाद मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आखिरी शुक्रिया। सवाल, आपको लगता है कि अभी नियर फ्यूचर में अवाम निकलेगी, या उनके मैंडेट पे जो डाका डाला गया है वो इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन का, या लोगों में इतनी मायूसी है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि मायूसी तो लोगों में है ज़ाहिर है। पे दर पे आपकी कॉल, 4 की कॉल, फिर ये 24 की कॉल, 26 की कॉल, ये इनका ज़ाहिर है उस तरह से लीडरशिप की नाकामी की वजह से वो रिज़ल्ट ना आना जिनकी वजह से ये कॉल्स दी गई थी, तो ज़ाहिर है एक मायूसी तो होती है। लेकिन लोग हौसला नहीं हारे, और लोग ना तो अपने मकसद से पीछे हटे, और इतनी लाशों के बाद, इतने शहीदों के बाद लोग ज़्यादा मुंसलिक हुए हैं और ज़्यादा जुड़े हैं अपने नज़रिए के साथ। और ये हमेशा होता है, तहरीकों को जब खून मिलता है तो वो ज़्यादा निखर कर उभर कर सामने आती है। मुस्तकबिल करीब में पीटीआई इज़ नॉट इन पोजीशन कि वो कोई कॉल दे सके, ना वो देंगे ज़ाहिर है, और ना ही पीटीआई की आदत किसी किस्म की कोई कॉन्फ्रंटेशन की सियासत चाहती है, ना कोई मज़ामत की सियासत चाहती है, ना उनमें कोई इतना जिगरा है। मैं दो टोक बात आपसे कर रहा हूँ। ज़ाहिर है अब वो किसी न किसी तरह मुकालमे, बातचीत, इस तरह के मामलात की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता ये है कि खान साहब भी शायद किसी स्टेज पर जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करें। और बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि आप हार मानते हैं या आप अपने सारे उसूल छोड़ देते हैं। बातचीत का मतलब ये होता है कि कोई विन विन सिचुएशन या कोई ऐसी राह निकाली जाती है, और खान साहब को पता होगा पार्टी इस वक्त किस पोजीशन में है, कि जिससे पार्टी भी सर्वाइव करे, ये मकसद भी सर्वाइव करे, खान साहब भी सर्वाइव करे। अवाम खुद से निकल सकती है? खुद तो आवाम कभी भी नहीं निकलते ना। वो जब तक कोई बड़ा सान्या हो, खुदा ना खास्ता, बेनज़ीर कत्ल हुई, सान्या हुआ, लोग खुद भी निकल गए, लोगों ने तोड़ फोड़ की। भुट्टो कत्ल हुए, सान्या हुआ, उनको फांसी दी गई, लोग खुद निकले, तोड़ फोड़ की। तो सान्हे पर लोग खुद निकलते हैं। बाकी खुद निकलना इज, देयर इज नो चांस ऑफ खुद निकलना। खुद निकलना इज नथिंग, कोई भी खुद नहीं निकलता। जैसे मैं और आप उठ के भी कहाँ चले जाएंगे। तो जो तहरीकें होती हैं वो प्लानिंग के तहत, फिक्र के तहत, और पूरी जो है ना एक स्ट्रेटजी के तहत होती है। ऐसे नहीं। जी, अल्लाह ना करे कि कोई सान्या हो और आमीन हमारी आमीन। अवाम निकले, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इसका कुछ अच्छा नतीजा निकले, क्योंकि अच्छी चीज़ यही है कि अवाम इतनी बेदार हो चुकी है कि वो अब अपने जो हक पे डाका डाला गया उसे छोड़ने को बिल्कुल भी बिल्कुल तैयार नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हर बंदे में इतना शऊर आ चुका है, इतना सियासी शऊर आ चुका है कि बच्चे से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, इवन आम रेहड़ी वाले से बात हो तो उसे सब पता है कि क्या हुआ है। तो एवरीबॉडी खान साहब नोज़। जो काम कर गए हैं ना, तो उसका तो जवाब ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह और एक हद तक जो है ना, हक की आवाज़ को दबाया जा सकता है, अवाम की आवाज़ को दबाया जा सकता है। इवेंचुअली परेशान वो लोग भी बहुत हैं। इवेंचुअली कुछ ना कुछ ये बेहतरी की तरफ जी, मुझे लगता है बहुत करीब सिलसिला इंशाल्लाह। चलेगा, क्योंकि इस तरह से किसी को अवाम के सरों पे बिठा के मुल्क को नहीं चलाया जा सकता और बेशक। हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और हमेशा कहती हूँ, फॉर्म 47 की पैदावार से मुल्क को चलाया नहीं जा नहीं जा सकता। सकता। तो इंशाल्लाह मुझे होपफुल रहना चाहिए हम सबको, इसका बहुत ही जल्दी कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, चाहे वो डायलॉग के ज़रिए हो या कुछ। मैं नियर फ्यूचर में मेरा एक वो है कि मैं सिचुएशन थोड़ी बेहतरी की तरफ जाते देख रही इंशाल्लाह। हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाम होती है। जी, तो जब आवाम जिसके साथ खड़ी है, आप एक हद तक चला सकते हैं मुल्क को।
इवेंचुअली आपको चीज़ें फिक्स करनी होती बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें सामने आएँगी। और कैसी लगी आप लोगों को अहमद फरहाद के साथ ये गुफ्तगू और उनकी सच्ची खरी-खरी बातें? बताइएगा ज़रूर आप। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।